हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं। इसको हम कोलीलिथियसिस या गॉल ब्लैडर स्टोन के नाम से जानते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर होने वाली स्टोन, कैलकुलस या पथरी जिसको हम कहते हैं, उसके विषय में आज जानकारी हम प्राप्त करेंगे। स्टोन होने के पहले हम देखें कि गॉल ब्लैडर क्या होता है। गॉल ब्लैडर क्या है? तो गॉल ब्लैडर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, जो कि ये है लिवर। लिवर के अंदर नीचे के साइड में ये ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है गॉल ब्लैडर। लिवर से बाइल, कोलेस्ट्रॉल और भी कई सारी चीज़ें सीक्रेट होती हैं, और सीक्रेट होके इन डक्ट्स के द्वारा गॉल ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होती हैं। और जब इसकी ज़रूरत होती है तब इस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, ये है डियोडेनम, इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, तो डियोडेनम में आके ये एम्पोला ऑफ वेटर के थ्रू यहाँ पर ये ओपन होती है। इससे इसका जो जूस है, बाइल है, वो बाइल यहाँ से सीक्रेट होके डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में इसका अहम रोल होता है। तो फैट के डाइजेशन के लिए यहाँ से सीक्रेट होके डियोडेनम के पार्ट में आकर मिलता है, और आगे उस फूड में मिलने वाले फैट को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। ये है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर यहाँ जो स्टोन होते हैं, पथरी होती है, उसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन या कोलीलिथियसिस। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है पेंक्रियास। गॉल ब्लैडर स्टोन की डेफिनेशन देखें क्या होगी। गॉल स्टोन और द हार्ड पीबल like piece of the material usually made of the कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन। मुख्य रूप से जो बताया गया है, इसके फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन से बनता है, जो कि इसको हम गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, उसको गॉल स्टोन कहते हैं। तो छोटे छोटे स्टोन्स यानी क्रिस्टल्स से लेके काफ़ी बड़े बड़े तक स्टोन्स होते हैं, जो कि उसके अंदर फॉर्मेशन होता है। इसका जो मुख्य कारण बताए गए हैं, तो हम देखें कि किन किन कारणों से ये होता है। इसमें हम विशेष रूप से देखें तो ओबेसिटी, 4F इसके लिए बताया जाता है। 4F, 4F मीन्स फैट, एज ऑफ द 40, फीमेल एंड फर्टाइल। ये 4F हम देखते हैं कि इन लोगों में ज़्यादा होने की संभावना रहती है। फीमेल है, 40 ईयर्स की एज की है, और वो भी ओबेस है, ओबेसिटी है, तो ऐसे फीमेल को होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ईस्ट्रोजन या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जो महिलाएं, जो लेडीज प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, या किसी और दूसरी डिजीज में हार्मोनल मेडिसिन लेती हैं, तो ऐसे अवस्था में क्या होता है, इसका एक साइड इफेक्ट बोलो या इफेक्ट बोलो, कि वो उसके सीक्रेशन को कम कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि बाइल उसके अंदर से निकल नहीं पाता, और नहीं निकल पाने की वजह से वहां पर कैलकुलस फॉर्मेशन होता है। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में अभी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो डिजीज होती है। हाई फैट डाइट, यदि उस डाइट में यदि फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी अवस्था में भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि पेशेंट को डायबिटीज है, डाइट में यदि फाइबर्स की कमी है, फैट ज़्यादा होगी और फाइबर कम होगा, तो ऐसी डाइट यदि कंटिन्यूस ले रहा है वो लगातार, तो ऐसे व्यक्ति को होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। सेडेंटरी लिविंग, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिस्तर में पड़ा रहता है, या आराम कर रहा है, या कोई ऐसा वर्क कर रहा है जिसमें कि आराम किया जा सकता है, करते रहते हैं, तो सेडेंटरी लिविंग जिसमें होती है आराम से बैठने की, तो ऐसे लोगों को होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो एक्टिव रहते हैं, जो कि फिजिकली एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों की होने की संभावनाएं कम रहती हैं। मेडिसिन लाइक लोअर कोलेस्ट्रॉल,
कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कई लोग कई दवाइयां लेते हैं, तो ऐसे उन मेडिसिन से भी जो है वो होने की संभावनाएं रहती है। इंक्रीज लोड ऑफ बिलिरुबिन, अब किस प्रकार से ये होता है ये हम देखते हैं। तो लिवर सिरोसिस, अब ये उसके जो पैथोजेनेसिस है वो हम देखेंगे, इसके बाद वाले स्लाइड में देखते हैं। तीन प्रकार का ये होता है, प्योर कोलेस्ट्रॉल, प्योर पिगमेंट एंड तीसरा है मिक्स्ड। यही ज्यादा होता है, टोटल परसेंट का 10% लगभग ये होता है और 10% ये होता है। तो 80% स्टोन्स जो होते हैं वो मिक्स्ड टाइप के स्टोन्स होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, तो हाई बिलिरुबिन, लिवर सिरोसिस, ऐसी कोई डिजीज जिसमें कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है, उनमें है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस के अंदर या बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या सर्टन किस प्रकार की अनेक, जैसे सिकल सेल एनीमिया है या और भी कोई ब्लड की डिजीज जिसमें कि आरबीसी ज्यादा टूटते हैं। जब आरबीसी ज्यादा टूटेंगे तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी और उसकी वजह से कंसंट्रेशन उसका बढ़ने के कारण स्टोन होने की संभावना रहती है। गॉल ब्लैडर डज नॉट एम्प्टी प्रॉपरली, ये तीन चीजें हैं, एक हाई कोलेस्ट्रॉल, एक हाई बिलिरुबिन, या गॉल ब्लैडर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, खाली ठीक से नहीं हो पा रहा। ये स्टोन होने के पीछे ये तीन मुख्य कारण है। यदि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, लिवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा हो वो, या बिलिरुबिन ज्यादा हो, या तीसरी कंडीशन हो सकती है एम्प्टी प्रॉपरली, गॉल ब्लैडर ठीक से खाली नहीं हो पा रहा। जब ठीक से खाली नहीं हो पा रहा किन्हीं कारणों की वजह से, जैसे पेशेंट यदि फास्टिंग कर रहा है, लगातार फास्ट कर रहा है, तो जब फास्ट करेगा तब वो गॉल ब्लैडर से बाइल नहीं निकलेगा। जब बाइल नहीं निकलेगा तो उसके अंदर लगातार भरा रहेगा और भरने की वजह से वो प्रेसिपिटेशन होगा और प्रेसिपिटेशन के बाद में वहां पर क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होंगे और कैलकुलस का निर्माण होता है। सेडेंटरी लाइफ है तो उसमें भी ठीक से बाइल जो निकलेगा नहीं, तो उसकी वजह से तो तीन इसके मुख्य कारण है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बिलिरुबिन एंड गॉल ब्लैडर का प्रॉपरली फंक्शन न करना, प्रॉपरली उसका खाली न होना। कोलेस्ट्रॉल स्टोन को कि हम देखें कि किस प्रकार से होता है, तो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल या इनसफिशिएंट बाइल एसिड, बाइल के अंदर कई सारे कंटेंट्स होते हैं जिसमें बिलिरुबिन, बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, इस प्रकार की चीजें होती है, एक निश्चित अनुपात में होती है। यदि वो अनुपात रेशियो गड़बड़ाता है तब जाके वो कैलकुलस फॉर्मेशन या स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो जब एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, जितनी होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, या इनसफिशिएंट बाइल साल्ट, बाइल एसिड हो, यदि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो या बाइल एसिड्स कम हो, ये अनुपात जब गड़बड़ाएगा तब वो एक्सेस सुपर सैचुरेटेड होगा, वो सॉल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड होगा विथ कोलेस्ट्रॉल। तो जब सुपर सैचुरेशन कोई चीज की स्थिति बनती है तो वो क्रिस्टल के रूप में प्रेसिपिटेट होता है और जो प्रेसिपिटेशन के बाद में वो कैलकुलस या स्टोन का फॉर्मेशन करता है। पिगमेंट स्टोन में हम देखें कि ऐसी कोई डिजीज जिसमें कि हिमोलिसिस होता हो, हिमोलाइसिस में ब्लड आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना, जब आरबीसीज टूटते हैं तो ऐसी अवस्था में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही जब जो चीज ज्यादा बढ़ जाएगी वो प्रेसिपिटेट होके स्टोन के रूप में हमको दिखाई देती है। क्लिनिकल फीचर्स में हम देखें, मेन इसमें जो फीचर होता है इपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट या डिस्ट्रेस सच एज द फुलनेस, जैसे लगेगा इपिगैस्ट्रिक रीजन में आपको पेट भरा भरा सा, फूला फूला सा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फूला हुआ दिखेगा, पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट जो हमने पहले भी देखा था, ये एब्डोमिन के ये हम 9 पार्ट देखते हैं, तो 9 पार्ट में ये जो क्वाड्रेंट है, ये वाला जो पार्ट है राइट अपर क्वाड्रेंट, इसमें पेशेंट को फीलिंग
पेन की होती है। इसको हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में पेशेंट को पेन की फीलिंग होती है। वो भी कब? जब उसके डाइट में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और वो खाना इस प्रकार से खाएगा और उसके बाद में जब उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर से बाइल निकलेगा, तो बाइल जब निकलेगा उस समय इसको पेन की फीलिंग होती है। इसके अलावा फीवर, इन्फेक्शन होने की वजह से फीवर भी हो सकता है, और एब्डोमिनल मास यानी कुछ फूला हुआ भी रेयर कंडीशन में हमको यहाँ पर एब्डोमिनल मास दिखाई दे सकता है। नोसिया एंड वॉमिटिंग, किसी किसी पेशेंट को जॉइंडिस भी हो सकता है। जॉइंडिस क्यों होता है? जॉइंडिस होता है कि वो डक्ट में यदि स्टोन फंस जाए, तो डक्ट में स्टोन फंसने की वजह से बिलिरुबिन जो है बाइल बाहर नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो कंटिन्यूस वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, और जब ब्लड में एब्जॉर्ब होने की वजह से वो सीधा जॉइंडिस यानी व्यक्ति को पीलापन दिखाई देने लगता है। बॉडी की स्किन या कंजक्टिवा और नेल्स जो है वो पीले पीले दिखाई देते हैं, इसको हम जॉइंडिस या एक्टेरिक कंडीशन डेवलप होती है, ऐसा समझ में आता है। स्टूल एंड यूरिन का कलर भी चेंज होता है। स्टूल का कलर स्लेटी कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी बाइल नहीं निकल पा रहा है स्टोन फंसे होने की वजह से। तो जब बाइल नहीं निकलेगा तो स्टूल का जो मल का जो पीलापन है वो कलर प्राप्त नहीं होगा। स्टर्गोबिलिनोजेन जो बनता है उसकी वजह से कलर प्राप्त नहीं होगा और उसका पीलापन नहीं होगा, तो स्लेटी या पेल दिखाई देता है। और जो सीक्रेट नहीं हो रहा है तो वो वापस ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और फिल्टर, किडनी के थ्रू फिल्टर होता है। ज़्यादा फिल्टर होने की वजह से यूरिन का कलर जो है और पीलापन उसमें आ जाता है। ये कुछ कंडीशन है जिसमें कि ये कंडीशन पेशेंट्स को दिखाई देती है। इन्वेस्टिगेशन हम कराएं तो इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं कि प्लेन एक्सरे सिंपल करा सकते हैं, जिसमें कि कैल्सिफिकेशन उस स्टोन में यदि हो गया है तो वो स्टोन उस सिंपल प्लेन एक्सरे में भी दिखाई देंगे। सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें एग्जैक्ट कितने हैं, किस साइज में है, वो हमको पता चलता है। कोलेंजियो पेंक्रेटियोग्राफी किया जा सकता है। पीटीसी, परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी, इसमें एक रेडियो ओपेक डाई हम इंजेक्ट करते हैं बिलियरी ट्री में। उस बिलियरी ट्री में जब इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद में जब एक्सरे एक्सपोज करते हैं तो जहाँ जहाँ पर कैलकुलस होता है, जहाँ फिलिंग डिफेक्ट होता है, तो उसमें वो कैलकुलस दिखाई देता है। इसको बोलते हैं परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। मेडिसिन ट्रीटमेंट के पार्ट में हम देखें, इसमें मेडिसिन, नॉन सर्जिकल रिमूवल और सर्जिकल रिमूवल, 3 मेथड के द्वारा इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। मेडिसिन में हम देखें, हम आयुर्वेद का पार्ट देख रहे हैं इसलिए आयुर्वेद मेडिसिन में देखें तो कुटकी, हजरल यहूद भस्म, पाषाण भेद, कुल्थी, खीरे, ककड़ी के बीज, इस प्रकार की चीज़ों का हम प्रयोग इसमें, पुनर्नवा का प्रयोग हम इसके मेडिसिन के रूप में पेशेंट की कंडीशन को देख के उसका रेशियो बनाकर विभिन्न रूपों में, उसको काढ़े के रूप में, उसका पाउडर फॉर्म में पेशेंट को दिया जा सकता है। नॉन सर्जिकल मेथड में हम देखें तो नॉन सर्जिकल मेथड में एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव्स, पेशेंट को वाटर बाथ के ऊपर लेटाते हैं और उसके बाद ऊपर से शॉक वेव डालते हैं। तो शॉक वेव जब डलेगी तो वो उसको डिसइंटीग्रेट करती है, कैलकुलस स्टोन को डिसइंटीग्रेट करेगी, और वो कैलकुलस या स्टोन डिसइंटीग्रेट होकर टूट के क्रिस्टल फॉर्म में वो बाहर निकल के ड्यूओडेनम से पास हो जाता है। इंट्राकार्पोरियल शॉक वेव्स, लेजर वेव्स के द्वारा भी इसको हम ट्रीट करते हैं, तो उसको ब्रेक करके फिर ड्यूओडेनम के थ्रू निकाल के पास आउट किया जा सकता है। सर्जिकल मेथड में हम देखें, सर्जरी में ओपन सर्जरी भी होती है, लेप्रोस्कोपिक भी होती है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को हम रिमूव कर देते हैं। ये तो हो गई लेप्रोस्कोप के थ्रू 3 होल किए जाते हैं और 3 होल के द्वारा 3 लेप्रोस्कोप डाले जाके उसको डायरेक्ट विजन कर स्किन पर देखते हुए वहां तक पहुंचते हैं, और उन डक्ट्स को और ब्लीडर्स को टाई करके उसके बाद में कट करके गॉल ब्लैडर को बाहर लेप्रोस्कोप के थ्रू निकाला जाता है। दूसरा है कोलेसिस्टेक्टोमी, ओपन सर्जरी के द्वारा इसको निकाला जाता है। एक ये है कोलेसिस्टोस्टोमी, टेक्टोमी एंड स्टोमी। टेक्टोमी में क्या करते हैं, पूरे के पूरे ऑर्गन को निकाल देते हैं। एंट्रेक्टोमी, ठीक है ना, एंट्रेक्टोमी, इलियोस्टोमी,
तो ये टेक्टोमी है, अपेंडिसेक्टोमी, उस ऑर्गन को पूरा का पूरा निकालने को हम टेक्टोमी कहते हैं। और जब उस ऑर्गन को उसमें इंसिजन लगा के वहाँ की जो पैथोलॉजी है, ट्यूमर है, स्टोन है, XYZ कुछ भी है, उसको जब आप रिमूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑस्टोमी। तो ये गॉल ब्लैडर है, उस गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है, उन स्टोन्स के गॉल ब्लैडर के ऊपर इंसिजन लगाकर उन स्टोन्स को निकाल के वापस सूचर कर देते हैं, उसको बोलते हैं कोलेसिस्टोस्टोमी। ये इन मेथड्स के द्वारा हम गॉल ब्लैडर स्टोन को ट्रीट करते हैं या निकालते हैं। किस प्रकार की डाइट हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को? मेनली इसमें जो है फैटी फूड्स या फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इस प्रकार के खाना पेशेंट को हम अवॉइड कराते हैं। जिनको हो गया है उनको भी अवॉइड कराते हैं, और यदि इस प्रकार का हम फूड नहीं लेंगे तो हमको होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। शुड नॉट कंटेन एनी फैटी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स। कम से कम फैट हम यदि लेंगे तो हमको इससे बचे रह सकते हैं। क्या खाना चाहिए? रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल्स, कच्चे सब्जियां, कच्चे फल छिलके सहित यदि हम खाएं तो उससे फाइबर भी पहुंचेगा और उसको धीरे धीरे वो स्टोन वहां से निकाला जा सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी मात्रा में फैट होता है, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स से भी हम पेशेंट को बचाना है। होल मिल्क, जिसमें कि मलाई होती है, जब उसको मलाई को निकाल दें तो उसमें पेशेंट दूध ले सकता है। चीज़ एंड क्रीम, तो इस प्रकार की चीज़ों से पेशेंट को बचाना चाहिए और सभी को बचना चाहिए, जिससे कि जिनको नहीं है उनको ना हो और जिनको हो गया है उनको तकलीफ ना हो। इस प्रकार से हम खाना पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। थैंक्स वेरी मच। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर वीडियो आपको समय से उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।